नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। कोरोना काल में अद्वितीय काम करने वाले दिल्ली सरकार के स्कूलों के 122 शिक्षकों को केजरीवाल सरकार राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेगी। दिल्ली स्टेट टीचर अवार्ड 2021 इस बार कई मायनों में काफी खास है। इस बार फेस ऑफ तो एजुकेटरों को भी सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना काल में हमारे टीचर्स ने न केवल स्टूडेंट्स की शिक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि कोविड ड्यूटी में सबसे आगे रहकर और आगे बढ़कर नेतृत्व किया है। हमारे शिक्षकों ने कोरोना के दौरान दिल्ली से अन्य राज्यों में चले गए बच्चों को कड़ी मेहनत से न सिर्फ ढूंढा, बल्कि अपने खर्चे पर दिल्ली बुलाया। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते थे, उन्हें डिवाइस दिए, डेटा रिचार्ज करवाया, लेकिन उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमें अपने शिक्षकों पर गर्व है। दिल्ली के स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव उनकी बदौलत ही आए हैं। इसे अब विश्व स्तर पर मान्यता मिल चुकी है। ये होता था कि 103 अवार्ड्स के लिए 200 लोग अप्लाई करते थे, क्योंकि इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, और उसमें से 103 अवार्ड दिए जाते थे। तो इस बार खुशी की बात यह है कि 1108 एप्लीकेशंस आई हैं, और 1108 में से फिर हमने 122 अवार्ड्स हमारी कमेटीज़ ने सेलेक्ट किए हैं। तो मैं उन टीचर्स को जिन्हें ये अवार्ड दिए जा रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कल इसका एक विशेष समारोह करके हम उनको सम्मानित करेंगे। मैंने 2 फेस ऑफ डीओई अवार्ड मैंने बोला था आपको, 2 टीचर्स जिनको इस बार फेस ऑफ डीओई, पहली बार फेस ऑफ डीओई अवार्ड के लिए चुना गया है, उनमें से एक का नाम तो आपने बीच में भी सुना होगा। राजकुमार जी हैं जो सितार वादक भी हैं हमारे स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ, और उन्होंने 32 घंटे 20 मिनट तक लगातार सितार बजा के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। ये होता था कि 103 अवार्ड। दिल्ली में अगले साल होने वाले निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर पूरे तरीके से हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी अपने चाहने वालों को अब एमसीडी की जमीन बिना कोई पैसा नहीं देना चाहती। अब भाजपा ने स्टैंडिंग कमेटी में बिल पास कर दिया है। जाते जाते सब बेचकर जाना है, पूरी दिल्ली बर्बाद करनी है। असल में क्या है, स्टैंडिंग कमेटी में हमारा एक ही मेंबर होता है। 3 है यहाँ पे 3 है। अच्छा, और उनके कितने हैं? 9। उनके 9 होते हैं। तो बेसिकली उस विरोध का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, ये संख्या लिखेंगे तो फिर तो बड़ी खबर बन जाएगी। लिख नहीं रखा इसमें, इसलिए इसके अंदर लिखा, सबके लिए लिख दिया उन्होंने पॉलिसी बना कि जहां भी हमारे पास जमीन है, खाली है, बिल्डिंग है, खाली है, वो दे दो। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन बुलेटिन जो है दिल्ली सरकार द्वारा रोज दिया जा रहा है, और अभी तक तो सुचारू चल रहा है। कभी कभी जब केंद्र से वैक्सीन कम आती है तो उस वक्त थोड़ा सा जो है कुछ सेंटर्स के अंदर कमी होती है, अन्यथा जो है ऐसा कुछ शोर हमने नहीं सुना कि कोई गड़बड़ चल रही है। अभी ठीक चल रहा है। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले जिस तरह से देखा जाए, दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। ऐसे ही एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्योत्सना शर्मा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में महिला सशक्तिकरण पर आम आदमी पार्टी की सरकार विफल रही है, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी के महिला नेता ने पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थामा है। तो ज्योत्सना शर्मा ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुई हैं ज्योत्सना। तो बीजेपी में शामिल हुई ज्योत्सना। महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण है नहीं। अभी भी इतनी एमएलए होने के बावजूद एक भी मंत्री नहीं है, महिला मंत्री एक भी नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी बीजेपी के अंदर आ भी चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातचीत रह गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरी अपनी भी यही पीड़ा है।
जब मैंने आवाज़ उठाई किसी गलत चीज़ के लिए कि ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, तो उस समय मेरे को भी दरकिनार कर दिया गया, अवॉइड किया गया कि नहीं बात नहीं करनी, क्योंकि जो पुराने आंदोलनकारी हैं वो लोग जवाब ज़्यादा मांगते हैं, सवाल ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए उनको साइड कर दिया जाता है। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। ऐसी ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। ज्योत्सना शर्मा आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप नेता ज्योत्सना शर्मा को पार्टी में शामिल कराया और दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में महिला सशक्तिकरण पर आम आदमी पार्टी की सरकार विफल रही है, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी के महिला नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। ज्योत्सना शर्मा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और भाजपा का दामन थाम लिया है। राजधानी दिल्ली में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अभिभावकों अभी स्कूल खोलने की अगर हम बात करें तो जिस तरह से देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अभिभावकों के मन में तीसरी लहर को लेकर डर बना हुआ है, जिससे स्कूल में बच्चों की संख्या कम नजर आ रही है। वहीं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर अस्पतालों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दीपचंद बंधु अस्पताल के अंदर लगभग 270 बेड्स तैयार किए गए हैं, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। दीपचंद बंधु अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुमन कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति काफी गंभीर थी और कई अस्पतालों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना भी करना पड़ा था। तीसरी लहर को लेकर दिल्ली सरकार और दीपचंद बंधु अस्पताल का प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हमारे संवाददाता टीपू सुल्तान ने दीपचंद बंधु अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कि तीसरी लहर भगवान करे ना आए, लेकिन अगर आए तो हम पूरी सक्षमता के साथ तैयार हैं इस बार लड़ाई करने के लिए कोविड के साथ। इसमें जो है, जैसे हमने अपना ये हॉस्पिटल नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर है और फर्स्ट वेव से हमने ज्वाइन किया था फुली कोविड हॉस्पिटल की तरह। शुरू में हमारे पास 190 बेड्स थे, जिसके अंदर सिर्फ 6 आईसीयू बेड्स थे और ये धीरे धीरे बढ़ के आज की डेट में थर्ड वेव में जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 250 कोविड बेड्स, जिसके अंदर 130 आईसीयू बेड्स हैं, मतलब 50% से भी ज़्यादा हमारे क्रिटिकल बेड्स हैं। और जो थर्ड वेव में आशंका है कि पीडियाट्रिक्स के बच्चों में वेव्स के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमने जो है 250 बेड्स तैयार कर रखे। सारे बेड्स हमारे ऑक्सीजनेटेड हैं। हमारे पास एलएमओ की तैयारी है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। जिस तरीके से पहला वेव जब आया और दूसरा वेव जो डराने वाला आया, उसने कहीं ना कहीं पूरे देश को डरा करके रख दिया, जिसकी तैयारियों में दिल्ली सरकार पहले से ही लग गई है। मैं इस वक्त जो खड़ा हूँ दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे जो है अस्पताल देख सकते हैं। इस अस्पताल की बात करूँ तो जब कोविड का समय आया था तो इसको स्पेशल कोविड के लिए ही रिज़र्व कर दिया गया था, लेकिन अब जो तीसरी वेव है इसको लेकर के जो यहाँ की एमएस और दिल्ली सरकार जो है उसने पूरी तरीके से तैयारी को मुस्तैद कर दिया है और तमाम जो इंतज़ाम है वो भी कर दिए हैं। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। कोविड की तो 270 बेड्स किए गए हैं तैयार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर अस्पताल में तैयारियां की गई हैं। अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरह से तमाम चीज़ों की, तमाम इक्विपमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ेगी उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। 270 बेड्स किए गए हैं तैयार। तीसरी लहर को लेकर अस्पताल में ये तैयारी की गई है ताकि दूसरी वेव की तरह किसी भी तमाम जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था आम जनता को, उन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दीपचंद बंधु अस्पताल की तैयारियां लगभग पूरी हैं। 270 बेड्स तैयार किए गए हैं।
तो दीपचंद बंधु अस्पताल में लगभग तीसरी लहर को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं, जिसको लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो दीपचंद बंधु अस्पताल की तैयारियां पूरी की गई। 270 बेड्स किए गए हैं तैयार। तो तीसरी लहर को लेकर अस्पताल में तमाम तैयारियां की गई हैं। दीपचंद बंधु अस्पताल की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 270 बेड्स तैयार किए गए हैं हॉस्पिटल में तीसरी लहर को देखते हुए, क्योंकि सेकेंड वेव में हमने देखा था कि किस तरह से जो दिल्ली में भयावह स्थितियां देखने को मिली थी, वो स्थितियां इस बार देखने को ना मिले, इसको देखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरी लहर को लेकर अस्पताल ने जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं, क्योंकि लगातार तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। आप विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली पुलिस और एलजी पर सवाल खड़े किए हैं। आतिशी ने कहा है कि एलजी और पुलिस दोनों ही दंगों में जांच नहीं करना चाहते और अपनों का बचाव कर रहे हैं। 750 मामलों में सिर्फ 35 मामलों पर ही क्यों अब तक चार्जशीट दाखिल की गई। इस मौके पर आप विधायक आतिशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जिब्रान खान ने। आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी इस वक्त हमारे साथ है। मैम, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे आपने सवाल किए, कोर्ट ने भी सवाल किए, क्या ये पूरा मामला? देखिए, 1.5 साल पहले दिल्ली में बहुत डराने वाले और दिल को दहलाने वाले दंगे हुए थे। मुझे लगता है कि दिल्ली के इतिहास में 1947 के बाद से पहली बार इतनी हिंसा दिल्ली शहर ने देखी है। लेकिन 1.5 साल होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि पुलिस कार्रवाई करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। 1.5 साल में बार बार कोर्ट्स टिप्पणियां कर रहे हैं, पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है, हाई कोर्ट सवाल पूछ रहा है, सेशंस कोर्ट सवाल पूछ रहा है कि ऐसा लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहते। फरवरी 2020 में जस्टिस मुरलीधरन ने भरे हुए अदालत में पुलिस को वीडियोस दिखाए थे भड़काऊ भाषण। कपिल मिश्रा का भी नाम लिया था उसमें। जी बिल्कुल, कपिल मिश्रा का नाम लिया था और नेताओं का भी नाम लिया था और उनके भाषण दिखाए थे। नवंबर 2020 में फिर से दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पे बहुत सख्त टिप्पणी करी और कहा कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में गेपिंग होल्स हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। ऐसी टिप्पणी कोर्ट के द्वारा किया जाना बहुत बड़ी बात है। अभी 2 दिन पहले एडिशनल सेशंस कोर्ट में जस्टिस यादव ने फिर से ऐसा कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस कर रही है वो देश के इतिहास में काले धब्बे के तौर पे दर्ज होगी। देखिए, इस सवाल का तो जवाब दिल्ली पुलिस और एलजी साहब को देना होगा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते। क्या 1.5 साल में वो कोई प्रमाण नहीं इकट्ठे कर पाए? क्या 1.5 साल में वो कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं लेके आ पाए? क्या 1.5 साल में वो विटनेसेस को नहीं लेके आ पा रहे हैं? क्यों ऐसा मामला जो इतना गंभीर मामला है, जिसका जवाब, जिस पे एक्शन पूरा देश देखना चाह रहा है, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बार बार फेल होती हुई नज़र आ रही है। जब दिल्ली सरकार स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करना चाहती है तो एलजी साहब उस फैसले को पलट देते हैं। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स वो अपॉइंट करते हैं वो कोर्ट में आके कहते हैं कि जी दिल्ली पुलिस तो हमारे फ़ोन नहीं उठाती, दिल्ली पुलिस हमें ब्रीफ नहीं करती, दिल्ली पुलिस सिर्फ हमें केस के दिन सुबह चार्जशीट की ईमेल कर देती है और हमें कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाह रही है। जी आतिशी जी, एक सवाल ये है कि जस्टिस मुरलीधर ने जब बात कही थी उसी रात उनका तबादला कर दिया गया था। अब जज यादव ने एक बात कही है जिसमें आप ही की पार्टी के जो निगम पार्षद थे उनके भाई को बरी करते हुए ये बात कही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अब की बार फिर किसी जज का तबादला हो जाए? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा
और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस जिसने 1.5 साल तक अभी भी इतनी ढिलाई दिखाई है, वो कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद कम से कम अब ठीक से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगी। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इसके साथ ही पिछले कमिश्नर की ओर से लाई गई जन सुनवाई को जारी रखा गया है, जिसे सभी जिलों में बखूबी निभाया जा रहा है। जिला नॉर्थ वेस्ट की डीसीपी उषा रगनानी ने लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए थाना आदर्श नगर में RWA के साथ बैठक की और जिले के थाना मुखर्जी नगर, थाना जहांगीरपुरी, शालीमार बाग, अशोक विहार और थाना सुभाष प्लेस में जिले के एसीपी ने जन सुनवाई कर जनता की परेशानियों को सुना। थाना मुखर्जी नगर में जन सुनवाई कर रहे एसीपी संजय शर्मा ने इलाके के कई सामाजिक मुद्दों को सुलझाया। एसीपी संजय शर्मा ने बताया कि इन जन सुनवाइयों से समाज के कई मसलों को निपटाया जा रहा है। इन जन सुनवाई में ज्यादातर घरेलू हिंसा, प्रॉपर्टी से संबंधित शिकायतें आ रही हैं। ये जो जन सुनवाई का जो शुरू किया गया है, ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है और पुलिस के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो इसमें पब्लिक के साथ पुलिस का संवाद बन जाता है। दूसरा, जो भी हैं ये जो कंप्लेनेंट्स हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका उसी समय निवारण किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम छोटी मोटी हो उनका, बाकी लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए तो समय लगता है। तो यहाँ पर सुनवाई कर कर उनके हिसाब से जो भी हैं उनके लिए जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको उस तरह की वो दी जाती हैं इंस्ट्रक्शंस और उस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है। इन जन सुनवाई का काफ़ी अच्छा असर गया है और पब्लिक को बहुत अच्छा मैसेज गया है। जन सुनवाई से अब काफ़ी सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। सबसे पहले तो मैंने ये देखा है जन सुनवाई के दौरान, एक तो मैरिटल डिस्कॉर्ड के काफ़ी केसेस आते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी का ज़्यादातर रहता है कि एक दूसरे के वो। तीसरा ये रहता है कि किसी इलाके में कुछ अगर कोई नाजायज़ चीज़ें बिक रही हैं या कोई नाजायज़ कार्य होता है तो उसके बारे में भी पता चलता है, जिससे कि पुलिस त्वरित एक्शन लेकर उनका सॉल्यूशन कर सकती है, निवारण कर सकती है। दिल्ली के झड़ौदा कला में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में महिला और पुरुष कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर मार्चिंग कंटेस्टेंट्स की सलामी ली। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त ने जवानों को कानून कार्यप्रणाली के अनुसार काम करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने समाज में बिना किसी भेदभाव के अपराध की रोकथाम की आवश्यकता पर सुझाव दिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया। आज आपने जिस परेड को देखा, उस पासिंग आउट परेड में पास आउट होने वाले ट्रेनीज़ जो करीब 312 हैं, उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी को बताया गया, इन सभी ट्रेनीज़ में से करीब 171 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे परिवार, पुलिस परिवार को बिलोंग करते हैं। इनके पेरेंट्स की मृत्यु पर कंपैशनेट ग्राउंड पर इनकी भर्ती की गई है। यह पुलिस परिवार के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम। इस वक्त हम मौजूद हैं झड़ौदा कला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर, जहां पर कांस्टेबल पासिंग परेड आउट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना जी मुख्य अतिथि के रूप में आए और कांस्टेबल्स को ये सलाह भी दी कि भेदभाव के बिना जनता की सेवा करें। न्यूज़ 1 इंडिया, संदीप राणा, दिल्ली। नमस्कार।